हेलो एवरीवन, वेलकम टू EGT। आज हम गाला सैम्पल पेपर 6 का सेक्शन डी सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि हमें बताना है कि ये प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको सबको पता होगा। व्हाट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड? NaOH, राइट। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक्चुअली इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। जब हम NaCl, राइट, एक बीकर लेते हैं इस तरीके से, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, इसको एक पर्टिकुलर बैटरी के साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका एक कॉर्क टाइप चीज़ें होती हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपका वाटर होता है। ये पर्टिकुलर वाटर क्या होता है? आपका NaCl प्लस H2 होता है। NaCl H2 को हम क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, NaCl प्लस H2 को हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। और जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें NaOH मिलता है, हमें क्लोरीन गैस मिलती है और हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्लोर एल्कलाई प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्लोर इसलिए बोलते हैं कि क्लोरीन मिला। एल्कलाई क्यों बोलते हैं? एल्कलाई बेस के लिए बोलते हैं। तो हमारा NaOH क्या है? हमारा बेस है। चलिए अब इसके यूजेस देख लेते हैं। सबसे पहले ये क्या कहता है? डीग्रीसिंग, मतलब कि जो पर्टिकुलर मेटल्स होते हैं उनमें से उसको क्लीन करने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। फिर और किस लिए होता है? ये आपका सोप में यूज किया जाता है, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सोप। फिर ये जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास क्रूड ऑयल होता है, तो क्रूड ऑयल के अंदर डिफरेंट ऑयल्स होते हैं, जैसे कैरोसिन हुआ, डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, गैसोलीन हुआ, ये सब होते हैं, तो उनको भी प्यूरिफिकेशन करने के काम आता है, राइट। फिर हमारे जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं उनको अनश्रिंकेबल, आपने जनरली देखा होगा कि कॉटन क्लोथ्स को आप वॉश करो, देन उसके बाद उसको ड्राई करके देखो तो क्या होता है? पूरा का पूरा श्रिंक हो जाता है। बट उसको अनश्रिंकेबल, ठीक है, उसको स्ट्रेट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रीएजेंट्स। लेबोरेटरी में रीएजेंट की तरह भी इसको काम किया जाता है, राइट। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑर्थोपेडिक, राइट। अगर आप देखा जाए तो ये जो ऑर्थो है, ये ऑर्थो इट इज रिलेटेड टू बोन्स, ठीक है। तो जो बोन के डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो कुछ वाइट पाउडर का यूज करते हैं टू रीसेट ह्यूमन बोन्स। तो आपको सबको पता है ये क्या होता है? ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिससे हम क्या करते हैं? हम सर्जन्स यूज करते हैं ताकि क्या कर सके? हम जो बोन्स है उनको फिक्स कर सके। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? CSO4.12H2O, ठीक है। और ये कैसे बनता है? तो ये एक्चुअली जिप्सम से बनता है, ठीक है। ये CSO4.2H2O क्या होता है? हमारा जिप्सम होता है, ठीक है। ये जिप्सम क्या करता है? जिप्सम को जब हम 373 केल्विन में, ठीक है, इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं, 373 डिग्री पे क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो 1/2 H2O होता है, ये क्या हो जाता है? ये इवेपोरेट हो जाता है, ये हवा में चला जाता है। तो हमारे पास कितना बचता है? सिर्फ हाफ H2O बचता है। इसलिए CSO4.12H2O को हम क्या बोलते हैं? हम आपका, ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। इसके यूजेस तो सिंपल सा कि जो हमारे कहते हैं ये वॉल्स होते हैं, इनमें प्लास्टर करने का काम भी क्या होता है? इस तरीके से होता है, ठीक है। फिर बहुत सारी, ठीक है, डेंटिस्ट्री में यूज करने के लिए, कास्टिंग करने के लिए यूज होता है, कोई चीज बनाने के लिए। फिर टॉयज बनाने के लिए, या जो भगवान की जो कहते हैं मूर्ति बनती है, उनमें भी क्या होता है? ये यूज किया जाता है, ठीक है। फिर हम जो चौक यूज करते हैं, जैसे टीचर्स चौक यूज करते थे, ठीक है, ब्लैक बोर्ड्स में लिखने के लिए, तो उसको भी हमारा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनाया जाता है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सबको पता है कि अल्कोहल इज अ हार्मफुल ब्रीवेजेस। व्हाट इज ब्रीवेजेस? मतलब कि वाटर के अलावा कोई भी चीज हम जब ड्रिंक करते हैं तो वो क्या होता है? आपका ब्रीवेजेस होता है, ठीक है। तो अल्कोहल हम सबको पता है कि वो क्या है? बहुत ज्यादा हार्मफुल है, ठीक है। इसमें भी जो लार्जली लिया जाता है दैट इज इथेनॉल लिया जाता है,
ठीक है। एक्चुअली हमें ये इथेनॉल या अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि डायरेक्टली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में अटैक करता है, जिसकी वजह से हमें मेंटल कंफ्यूजन होती है, डाउजीनेस होती है, लोअरिंग ऑफ द नॉर्मल इनहैबिटेट्स होता है। मतलब कि कुल मिला के ये देखा जाए कि आपने देखा होगा कि जो भी ड्रिंक वाला इंसान होता है, पर्सन होता है, उसका नर्वस सिस्टम इतना ज़्यादा वीक हो जाता है कि उसको पता रहता है कि मुझे यहाँ पे नहीं जाना, बट फिर भी वो वहीं पे जाता है। क्लियर? राइट? लेकिन अक्सर लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उसको कंज्यूम करने से लोगों को रिलैक्स फील होता है। ठीक है, उनके जो नर्व्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, उनकी ओवर थिंकिंग, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, सब कम हो जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इथेनॉल, ठीक है, मीथेनॉल, ये सारी की सारी क्या होती है, अगर हम इनको एक्सेस अमाउंट में लें तो ये हमारे क्या कर देंगे, डेथ कर देंगे। क्यों डेथ कर देंगे? क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा लिवर का ऑक्सीडेशन टाइप हो जाएगा और इससे हमारा लिवर क्या होता है, खराब हो जाता है। ठीक है, वही है, अगर हम ज्यादा लेंगे तो हमारे ऑप्टिक नर्व में भी इफेक्ट करता है और ये हमें ब्लाइंड बना देगा। इसलिए हमारे लिए क्या, अल्कोहल लेना क्या, इट इज वेरी डेंजरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इथेनॉल। इथेनॉल को हम किस तरीके से ले सकते हैं? ठीक है, इथेनॉल कभी कभार ये सॉल्वेंट की तरह और कभी कभार मेडिसिन की तरह भी यूज होता है, जैसे टिंचर ऑफ आयोडीन, राइट, इट इज अ मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड अल्कोहल, जो हमारे एंटीसेप्टिक्स में यूज होता है। कभी कभार छोटे बच्चे होते हैं तो उनको कफ सिरप में भी दिया जाता है ताकि जो उनकी कहते हैं कोल्ड है वो ठीक हो सके। लाइकर्स के लिए, ठीक है, वर्निशेस, फ्रेगमेंट सब्सटेंसेस के लिए, परफ्यूम्स, इन सब चीजों के लिए भी इथेनॉल यूज होता है। कभी कभार एंटीसेप्टिक्स के लिए भी यूज होता है। और अगर हम प्योर इथेनॉल, ठीक है, अगर ले तो वो कभी कभार हमारा अल्कोहलिक ड्रिंक्स में भी यूज होता है। जो हम अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, राइट, उसमें जनरली क्या होता है, आपका इथेनॉल ही होता है। लेकिन अगर हम इथेनॉल, प्योर इथेनॉल की अगर एक दो बूंद भी अगर प्योर इथेनॉल इनटेक कर लेंगे तो इट इज वेरी डेंजरस। ठीक है, उससे डायरेक्टली डेथ भी हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि जनरली जो बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, जो मेंशन किया गया है ए, बी, सी, ठीक है, और डी, ये सब चीजें आपको मेंशन करनी है। जैसे कि सबसे पहले ये आप पार्ट देख रहे हो, राइट, दिस पार्ट ए, राइट, ए पार्ट क्या शो कर रहा है, ए पार्ट लिवर शो कर रहा है। देन उसके बाद ये बी पार्ट आपका स्टमक शो कर रहा है। सी पार्ट क्या शो कर रहा है, सबको पता है, स्मॉल इंटेस्टाइन शो कर रहा है। और लास्ट का जो डी पार्ट है दैट इज एनएस। एनएस से क्या होता है कि जितना भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी में वो क्या होता है, ड्रेन आउट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि हमारे स्टमक में फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे स्टमक में तीन गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, ठीक है, जिसका नाम होता है पेप्सिन, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। ठीक है, म्यूकस, पेप्सिन एंड दैट इज HCl, तीन चीजें रिलीज होती हैं। अब HCl क्या करता है, HCl आपका जो फूड होता है उसको एसिडिक मीडियम में क्रिएट करता है। अब वो एसिडिक मीडियम क्यों क्रिएट करता है, क्योंकि जो पेप्सिन होता है वो जनरली क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। लेकिन पेप्सिन प्रोटीन को एमिनो एसिड में तब तक नहीं कन्वर्ट कर सकता जब तक उसको जो फूड है वो एसिडिक मीडियम में ना मिले। इसलिए HCl पहले क्या करता है, आपका एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसके बाद पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन आपका प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। अब क्या होता है कि उस पर्टिकुलरली जो आपका एसिड होता है HCl, उससे हमें क्या करना है, स्टमक की लाइनिंग्स को या स्टमक की जो वॉल्स है उसको भी तो प्रोटेक्ट करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या आता है, म्यूकस क्या करता है, म्यूकस हमारे इंटरनल लाइनिंग्स या जो कहते हैं स्टमक्स के वॉल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और फिर स्फिंक्टर्स मसल्स होते हैं, इसकी वजह से चीजें क्या होती है, आगे की तरफ मूव कर जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो आपको पता है कि द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एक ऐसी प्रोसेस जिससे प्लांट क्या होता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6CO2 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इट फॉर्म्स ग्लूकोज C6H12O6 6O2 एंड आपका 12H2 होगा। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, अब हमें बताना है कि व्हाट आर द इक्वेशंस या व्हाट आर द प्रोसेसेस या व्हाट आर द इवेंट्स। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है।
तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट होती है, ठीक है, बाय द क्लोरोफिल। जो भी सनलाइट आती है, ठीक है, उसको क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। फिर ये लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारा H2 होता है, वाटर होता है, उसको क्या किया जाता है? स्प्लिट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आयंस। फिर जो लास्ट प्रोसेस होता है कि यहां पे आपका रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, किसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट्स का। और यही कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? हमारा फूड होता है, किसके लिए? प्लांट्स के लिए। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। देखिए, जैसे कि ये सपोज करो ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अब सपोज करो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग रहते हैं। अब अर्थ में क्या होता है कि आपको पता है अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत डाइवर्स है। डाइवर्स इन द सेंस कि यहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड्स हैं, गैसेस हैं, स्मॉल वाटर वेपर्स है, ठीक है। फिर आपके क्या कहते हैं? डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो अब क्या होता है, इसकी वजह से एटमॉस्फेयर में कोई पर्टिकुलर रीजन, जैसे कि सपोज करिए ये वाला रीजन और दूसरा ये वाला रीजन, ठीक है। ये वाला रीजन में भी क्या हो सकता है? आपका रेयरर हो सकता है, और ये वाला रीजन क्या हो सकता है? आपका डेंसर हो सकता है। तो एटमॉस्फेयर में क्या है कि जो आपके पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर है वहां पे क्या आपका डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से एटमॉस्फेयर क्या करता है? खुद रिफ्रैक्शन करता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? इट इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की तरह एटमॉस्फेयर जिस लाइट को बैंड करेगा, ठीक है, या एटमॉस्फेयर की वजह से जो लाइट बैंड होगी उसको हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहेंगे। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्यों कहेंगे? क्योंकि कहीं जगह डेंसिटी ऑफ एयर ज्यादा होती है और कहीं कम होती है। इट इज नॉट सेम एवरीवेयर, ठीक है। कहीं पे ये लेस होती है और कहीं पे डेंस होती है, ठीक है। डेंसिटी कहां पे हाईएस्ट होती है? जब हम क्या करते हैं? सरफेस पे रहते हैं। और जैसे हम ऊपर की तरफ जाते रहते हैं, जैसे हम ऊपर की तरफ जाते रहेंगे तो जो डेंसिटी होती है वो आपकी क्या होती है? डिक्रीज होती है। और जैसे हम अर्थ की तरफ आते हैं तो डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज होने लगती है, ठीक है। अब एक ऑप्टिकल डेंसर होता है और एक ऑप्टिकल रेयरर हो जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी लाइट क्या करती है? आपकी रिफ्रैक्ट करती है, ठीक है। फिर यहां पे कुछ फिनोमिनास हैं, ठीक है, विच इज रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जैसा कि हमने देखा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है, एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट। हमें पता है कि जनरली हमें दिन में 4 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, क्योंकि 2 मिनट पहले सन राइज हो जाता है और 2 मिनट बाद सन क्या होता है? सेट होता है, ठीक है। ये भी डिलेड सनसेट और सनराइज वही हो गया। फिर स्टार्स, ठीक है, जैसे कि ये सपोज करिए स्टार्स है, इनकी एक्चुअल पोजीशन यहां पे होगी, पर हमें दिखेंगे कहां? स्टार्स यहां पे दिखेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको एपेरेंट पोजीशन कहते हैं। तो ये भी वही हो गया। फिर हमें जनरली क्या होता है कि जो सनराइज और सनसेट है, ठीक है, ये हमें जो अर्थ है वो फ्लैट दिखाई देता है। और ये भी क्यों दिखाई देता है? बिकॉज आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि भाई साहब हमें बताओ कि डोमेस्टिक सर्किट क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा डोमेस्टिक सर्किट है। आप देख सकते हो कि जो डोमेस्टिक सर्किट है यहाँ पे ये लाइव वायर है और यहाँ पे न्यूट्रल वायर है। जनरली जो लाइव वायर होता है वो क्या करता है? हमारे घरों में, राइट, जहां पे भी मेन पावर स्टेशन होता है वहां से इलेक्ट्रिसिटी लाने का काम करता है। और जो न्यूट्रल वायर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी ले जाने का काम करते हैं। और यहाँ पे एक थर्ड वायर है, दैट इज अर्थ वायर। अर्थ वायर क्या होती है कि अगर इन केस इन पर्टिकुलर सॉकेट्स में क्या हो, कभी भी जो चार्जेस हैं वो इंक्रीज कर जाएं तो उन एक्स्ट्रा चार्जेस को अर्थ वायर ले लेता है और इनको अर्थ में जाके डंप कर देता है, ठीक है। तो यही है कि जो इलेक्ट्रिक पावर आती है वो कहाँ आती है? मेन सप्लाई पे आती है, उसको हम मेंस कहते हैं, ठीक है। जनरली आपने देखा होगा कि हमारे ओवरहेड, ठीक है, पोल्स लगे रहते हैं, या जनरली जो अच्छी सिटीज हैं वहां पे क्या होगा? वहां पे आपको सॉइल के नीचे, ग्राउंड के नीचे वायर्स मिलते हैं, ठीक है। कैसे वायर होते हैं? लाइव वायर, पॉजिटिव वायर्स, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे लाइव वायर का कलर रेड है, ठीक है, अर्थ वायर का कलर ग्रीन है, और बाकी ये जनरली न्यूट्रल वायर को ब्लैक भी बोल सकते हैं, ब्लू भी बोल सकते हैं, या कभी कभार ये येलो भी होता है, ठीक है। ये इंसुलेशंस होती हैं। नेक्स्ट, हमेशा इंडिया में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? 220 होना चाहिए। ये हर पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से चूज किया जाता है। सबसे पहले जो कहते हैं लाइन आती है वो कहाँ पे आती है? हमारे मीटर पे आती है। देन उसके बाद जो हमारी लाइन, जो हमारे करंट जाता है वो किसके थ्रू जाता है? मेन फ्यूज के थ्रू जाता है, ठीक है। सारी की सारी जो एक लाइन वायर्स पे स्विचेस कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब सर्किट को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो ज्यादा
ठीक है, ज़्यादा वाले रेटिंग्स वाले होते हैं उनके लिए अलग तरह के स्विचेस यूज़ करते हैं, जो कम रेटिंग वाले होते हैं उनके लिए अलग तरीके के स्विचेस यूज़ करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, अर्थ वायर यूज़ करते हैं ताकि क्या हो सके, अगर कभी भी इन फ्यूचर चार्जेस एक्सीड कर जाए तो हम उनको क्या करें, संभाल सके। ठीक है, हर पर्टिकुलर सर्किट के लिए हमारे पास सेपरेट ऑन एंड ऑफ स्विच होता है। ठीक है, और हमारे पास हर किसी के लिए एक सेम इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और हम सारे के सारे जो सर्किट्स होते हैं, सारे के सारे जो आपके अप्लायंसेस होते हैं उनको हम पैरेलल में अटैच करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ओजोन। तो आपको पता है ओजोन एक लेयर है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में, जो हमें क्या करती है, जो सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं जिसको हम अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, उनसे हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। क्लियर। अगर ये क्या होगा, अगर ये डिप्लीट हो गई तो क्या होगा, तो इससे हमें ये होगा, प्रॉब्लम होगी। अगर अल्ट्रावायलेट रेज हमारे अर्थ में आ गई तो इससे हमें बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं, जैसे कि हमें इरिटेशंस हो सकते हैं, हमें स्किन क्रैशेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं कि इन ग्राउंड लेवल इट इज डेडली पॉइजन। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ शॉर्टर होती है, काफ़ी शॉर्टर होती है। ठीक है, और ये हमें क्या करता है, अर्थ को प्रोटेक्ट करता है ताकि हर कोई इंसान यहाँ पे क्या हो सके, रह सके। ओजोन एक्चुअली क्या होता है, O3 होता है। ये कैसे बनता है, तो ये आपका O2, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, O2 प्लस O से मिलके क्या होता है आपका ओजोन O3 मिलता है। ठीक है, जनरली हमें O क्या होता है कि ये कभी भी सेपरेट नहीं मिलता, बट कुछ कहते हैं एटमॉस्फेयर फिनोमिना की वजह से हमारे जो O2 होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और वो क्या होते हैं, इसके साथ मिल जाते हैं, और फिर ऐसे चीज होती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका रोल क्या है स्वच्छ भारत अभियान में। ठीक है, फॉर द वेस्ट डिस्पोजल के लिए तो हम क्या यूज कर सकते हैं, क्या योगदान कर सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान में। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो वेजिटेबल्स होते हैं उसकी जो पैकिंग है, प्लास्टिक की जो पैकिंग है उसको अवॉइड कर सकते हैं, लूज वेजिटेबल्स ले सकते हैं, हमेशा अपना कैरी बैग यूज कर सकते हैं जो आपका कॉटन के कपड़े से हो सके। ठीक है, जो भी हमारे डिस्पोजल्स हैं जैसे रेजर्स हैं, पेन्स हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सके। आपने देखा होगा बहुत सारे पेन ऐसे होते हैं जिनमें हम रिफिल कर सकते हैं, यूज एंड थ्रो वाले पेन ना यूज करें, राइट। फिर हम क्या करते हैं, रीयूजेबल नैपी पैड्स। ठीक है, जबकि आपने देखा होगा जो नैपकिन पैड्स होते हैं लोग एक बार यूज करते हैं और उसको फेंक देते हैं, बट हम कोशिश कर सकते हैं कि जो कॉटन के रीयूजेबल नैपी पैड्स आते हैं उसको यूज करें। फिर अपना खुद का कैरी बैग ले जाएं। फिर जो बैटरीज है उनको रीचेबल, ठीक है, रिचार्जेबल बैटरीज यूज करें ताकि क्या हो सके, हमारा कम से कम इलेक्ट्रिक आपका वेस्ट क्रिएट हो सके। यहाँ पे हमारा गाला सैंपल पेपर 6 का सेक्शन डी खत्म होता है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।